हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 7th का दादी माँ का पार्ट 3। अब तक आपने 2 पार्ट पढ़ चुके होंगे। अब हम आज तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, हमने कहानी पढ़ी थी। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर कर दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात सुन हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। अब लेखक कहते हैं कि जब औरतें अपना हंसी मजाक कर रहे थे तो मुझे भी पास की चारपाई में मेरी दादी ने चुपचाप से एक चादर उड़ा के सुला दिया और मुझे बहुत हंसी आ रही थी उनकी बातें सुनकर। वो कहते हैं कि मेरा अगर भेद खुल जाता तो मुझे बाहर कर दिया जाए, लेकिन उनकी बातें ही ऐसी थी कि मेरी हंसी रुकी नहीं और भंडाफोड़ हो गया। तभी देबू की माँ ने चादर खींच ली और उन्होंने मेरी चादर हटा दी और बोली कि ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई और वो मेरे से बिगड़ गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? तो दादी माँ उसे ही डांटने लग गई कि लड़के से क्यों बोल रही है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। सुबह रास्ते में फिर मुझे देवी की माँ मिल गई और बोली ये कल वाला ही बच्चा है ना। और मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास में जाकर खड़ा हो गया। तो वो कहता है कि मैं जैसे ही वो बोली कि ये वही बच्चा है कल वाला, तो मैं वहाँ से भागकर सीधे अपनी दादी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब भी हमें, वो लेखक का कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी प्रकार का कोई गलत काम करते हैं या घर में कोई हमसे गलती होती है तो हम सीधे अपनी दादी के पास छाया में खड़े हो जाते हैं, दादी के बगल में या पीछे। तो ऐसा लगता है कि अभयदान मिल जाता है, मतलब हमें उस समय कोई कुछ नहीं कह सकता। आप लोग भी करते होंगे, बच्चे ऐसा कोई गलती करते हैं तो तुम्हारी दादी के पास छिप जाते होंगे, तो दादी कहती हैं कि इसे कुछ मत कहो, क्योंकि दादी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और हमें बचा लेती हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। तो वो कहते हैं कि आज दादी माँ की एक एक बात मुझे कैसी कैसी मालूम लग रही है, याद आ रही है, कह रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि परिस्थितियों का तूफान वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कहते। तो वो कहते हैं कि परिस्थितियों पर इंसान कितना मजबूर हो जाता है। जैसी परिस्थिति होती है इंसान वैसे ही उसके पीछे आगे नाचता है, सूखे पत्ते की तरह। इसे दादी माँ भी खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहने लग गई थी। वो कहते हैं कि जब मेरे दादा की मृत्यु हुई तब से ही वो बहुत उदास सी रहने लग गई थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। वो सोचती थी कि संसार में अब कुछ नहीं है, यहाँ केवल धोखा ही धोखा है, क्योंकि उन्हें दादाजी ने भी धोखा ही दिया था। तो उन्होंने कैसा धोखा दिया था? वो हमेशा उनकी दादी से कहते थे कि मैं तुम्हें ही आगे भेजूँगा और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। तो ये बात उनसे कहते थे, तो वो बात जो है झूठी साबित हो गई और दादाजी पहले चले गए। तो दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरफ बढ़ने वाले मुंह में राम मगल में चूड़ी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। तो इस तरह से उनकी स्थिति दादी की बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनके दोस्त मुंह में कुछ और कहते थे, पीठ में कुछ और कहते थे। तो उससे दादी बहुत चिंतित रहती थी। दादी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। जब दादाजी का हमारा श्राद्ध हुआ था तो दादी माँ ने उनसे कहा था, उसके पिताजी से, कि इतना खर्चा मत करो, लेकिन उसके बाद भी मेरे पिताजी ने बहुत पैसा व्यय किया। ये कह रहे हैं वह घर की तो थी नहीं, क्योंकि वह घर की नहीं थी, उन्होंने बहुत संपत्ति व्यय करी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। दादी माँ बहुत ज़्यादा दुखी उदास सी रहती थी। माघ के दिन थे, कह रहे हैं जाड़ों का दिन था, माघ का महीना होता है ना, जाड़ों का समय, तो कड़ाके की ठंड पड़ती है उस समय। और पछुआ का सन्नाटा मतलब पश्चिम दिशा से जो हवाएं आती हैं ठंडी ठंडी, वो हवाएं चल। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा था और पाले से शीत की हड्डियों में घुस पड़ती। पाले की शीत, पाले की जो है ठंड, जो सुबह सुबह आपने देखा होगा गाड़ियों के ऊपर पाला पड़ता है, उसकी ठंड जो है शरीर में घुस रही थी। और शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। तो लेखक कहते हैं कि मैंने शाम को देखा कि दादी माँ एक संदूक के ऊपर एक दिया जलाकर हाथ जोड़ के बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। कहते थे कि मैंने अपनी दादी के केवल प्यार भरी आंखें देखी, उनको मैंने कभी भी रोते हुए नहीं देखा था।
वो हमेशा हम पर स्नेह करती थी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। मैं भी बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली तो मैंने कहा, दादी माँ। मैंने धीरे से कहा, कहते हैं देखकर, क्या है रे, यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी कहती है, क्या है, यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो मैंने उनकी ओर देखा और उनसे पूछा कि दादी माँ, एक बात पूछूं, आप बताओगी? कहता है लेखक। तो दादी कहती है, क्या है, पूछ, तुम रोती थी? तो मैंने उनसे पूछा, क्या तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई और बोली, पागल, अभी तूने खाना भी नहीं खाया, चल चल, कहते हुए मुझे वहाँ से ले जाने लग गई। धोती तो बदल लो दादी, मैंने कहा। तो लेखक कहते हैं, मैंने उनसे कहा, दादी पहले धोती बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई और वो कहती हैं, बेटा मुझे ठंड सर्दी गर्मी नहीं लगती है, और मुझे सीधे रसोई की ओर को ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। जब मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि चारपाई में मेरे पिताजी और मेरे भाई कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोते रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहला। तो उतने में दादी माँ आ गई। उन्होंने उसका माथा सहलाया और कहा कि रो क्यों रहे हो, क्यों रोते हो? मैं तो अभी हूँ ही। वो कहती हैं कि मैं तो अभी हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने संदूक खोलकर एक चमचमाती चीज़ निकाली। उन्होंने अपना बक्सा खोला और उसमें से एक चमकती हुई कोई चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए तो पहनाया था, ऐसा कहती हैं। दादी कहती हैं कि ये कंगन तेरे दादाजी ने मुझे ऐसे ही दिन के लिए रखा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम आएगा। उनका गला भर आया और वो रोने लगती हैं। मैंने इसे पहना नहीं, इसे मैंने सहेज कर रखा है। वो कहती हैं कि मैंने इसे कभी भी पहना नहीं, लेकिन मैंने इसे संभाल कर रखा है। सहेज कर मतलब संभाल कर रखा है, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो वो कहती हैं कि ये कंगन, सोने का कंगन तुम्हारे पिताजी दादाजी ने मुझे दिया था और इसी दिन के लिए दिया था कि जब ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम आएगा, इसलिए मैं इसे संभाल कर रखते हुए आई हूँ। पहले के लोग अपने आगे की भविष्य की भी सब सोच के रखते थे, तो उस हिसाब से कार्य करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया में विलीन हो गई। तब कहते हैं लेखक, मुझे सच में दादी बहुत साफ मुक्त सी, कोई देवी जैसी लगने लगी। धुंधली छाया में विलीन हूँ। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है। तो वो कहते हैं कि तब तक मैंने जब देखा कि दोपहर हो गई, पास के खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली फांक फैलाकर मेरी खिड़की पर आकर बैठ गया। तो वो कहते हैं कि एक खजूर के पेड़ से एक कौवा अचानक मेरी खिड़की के पास आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। मेरे हाथ में कह रहा है कि मेरे भाई का पत्र था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? वो कहता है कि सारी बातें मुझे याद आ रही हैं और एक काली चींटियों की कतार की तरह याद आ रही हैं, कहते हैं। और बार बार अपने से पूछता है, क्या दादी माँ नहीं है? वो मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी दादी माँ सचमुच नहीं रही है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी दादी माँ कहानी? और ये कहानी लिखी है शिव प्रसाद सिंह ने। अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज कल कराएंगे। क्वेश्चन और आंसर इसके कल लिखाए जाएंगे, कल बताएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।